लेकिन आज ये खिलाड़ियों से भी बड़े खिलाड़ी को हम लेकर आए हैं। बहुत नहीं पता, इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आपको बताऊं कि कोविड-19 के चक्कर में ये रिवर्स स्विंग ही खत्म करने के चक्कर में लग गए। उसके बाद मुझसे कुछ गलत बातें करवाने की भी कोशिश की। पहले तो अगेन एज यूजुअल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है वो एक डिजास्टर। ये बंदा ठीक है, पागल पुगल तो नहीं है, कल ही कमेंट्री करी जा रहे हैं। बताओ कि कोई छुरी गर्दन पे रखे वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है अगर वो सीरियस नेचर का। बहुत सारे लोगों को पता है कि जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं पिछले चंद सालों में, उसमें अपना राशिद ने, आपको पता है कि कराची क्यों छोड़ा था? हमने तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वो आएगा, फ्लाई करेगा, 5 स्टार होटल में रहेगा, मुझे जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो मुझे स्क्रीन से बैन कर दिया गया, क्योंकि एक जो साबिका अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो तो आप चीफ सेलेक्टर किसको रखेंगे? मोइन खान, इंजमाम उल हक या आमिर सोहेल? पाकिस्तान में नहीं है, दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट पर्सनल कलेक्शन क्रिकेट की, वर्ल्ड लार्ज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और एक जबरदस्त एपिसोड लेके आपके सामने आए हैं। इससे पहले आपने हमारे साथ खिलाड़ियों को देखा होगा, लेकिन आज ये खिलाड़ियों से भी बड़े खिलाड़ी को हम लेकर आए हैं। बहुत हमारा जहद शख्सियत है डॉक्टर नुमान नियाज, आप देख तो रहे हैं, लेकिन इनके बारे में मैंने जब काम करना शुरू किया तो उस वक्त इनको पढ़ के हमने करना शुरू किया। द न्यूज़ इंटरनेशनल के अंदर हम पढ़ा करते थे, इनके आर्टिकल छपते थे। थोड़ा सा और पीछे की जानिब जब आप जाएं तो मिड 90s में जब टीवी इतना ज़्यादा नहीं था, उस वक्त से टीवी जो होस्टिंग है, खासकर जो स्पोर्ट्स की है, वर्ल्ड कप भी मुझे याद आता है, उसके भी साथ इन्होंने काम किया था। उसके अलावा ESPN के साथ, स्टार के साथ, 10 स्पोर्ट्स के साथ, उसके बाद बरसा बरस से अब PTV के साथ, जियो सुपर के साथ, और पता नहीं कहाँ कहाँ काम करते रहे, मुख्तलिफ काम करते रहे। क्रिकेट टीम के साथ भी काम इन्होंने नहीं छोड़ा है। एनालिसिस वहाँ भी किए, डॉक्टरी वहाँ भी की, और पता नहीं क्या क्या किया। और आजकल तो PTV पे गेम ऑन है तो है, लेकिन कॉट बिहाइंड के अंदर भी बड़ा ठीक ठाक रंग जमाते हैं। तो आज इनको लेके आए हैं डॉक्टर साहब से, हम सीखेंगे, आज कुछ पूछेंगे। बहुत सारे मामला उलझे हुए हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के, वो इनसे हम जानेंगे। मेरे साथ शादाब कबीर और तनवीर अहमद बदस्तूर मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि 3 खूबसूरत आदमियों में चाचा कैदों को आज आपने बुला लिया है। दूसरा मैं ये कहूंगा, आपने ये कहा कि पहले खिलाड़ी आते थे, मैं समझा कहने लगा आज अनाड़ी को बुला लिया है। आज बहुत बड़े खिलाड़ी को हमने। और तीसरा आपने कहा इन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, मैं समझा कहने लगे इन्होंने पाकिस्तान टीम का काम किया। पता नहीं, अब आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि जिस वक्त आपने काम किया था उस 2001 के जो दौरे पे आप गए थे, 2001, उसके बाद पूरी टीम गंजी हो गई थी। हाँ बिल्कुल याद है। और दूसरा ये शादाब और तनवीर के लिए कि आपने बड़ी खूबसूरती से मेरी उम्र बता दी सारों को, कि जब आप पढ़ते थे 1990 में हम जो लिखते थे। यार ये तो आसिफ भाई ऐसी ज्यादती ना करें। मैंने तो 2003 का बताया। 3 में जब मैंने द न्यूज़ खोलता था तो रमीज राजा का आर्टिकल और डॉक्टर नुमान नियाज का आर्टिकल ये लाजमी छपा होता था हर संडे, गुल हमीद भट्टी साहब की एडिटिंग में। ठीक बात है, लेकिन उससे पहले पिंडी टाइम्स हो या और अखबारात हो, जो वो मैच फिक्सिंग का जब इशू चल रहा था, तो उसमें भी आपने बहुत काम किया ना। फिर अब समझ नहीं आता कि आपको डिफाइन कैसे। मैच फिक्सिंग के खिलाफ ऐसा लिखा कि आज तक राशिद लतीफ को भुगत रहा हूँ। और उसके अलावा फिर आपके पास तमगा इम्तियाज भी अभी आपको मिला, वो भी है। फिर किताबें आपकी, उनका जिक्र हम करें। फिर PhD आपका है, उसका हम जिक्र करें। फिर सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब, जो आपने रेजिलियंस दिखाई है ना, एक बीमारी से आप लड़े, बहुत सारे लोगों को पता है, ये एक जबरदस्त बात है जो आपके हमेशा हमने देखा। क्या मस्ती मुस्कुराती नजर आए भाई, कोई क्वेश्चन हमारे लिए भी छोड़ दो। नहीं, ये तो देखें, ये जाती, ये इंट्रो दो, 1 सेकंड का इंट्रो देगा, वहां पर छोड़ दो। सुने इंट्रो में इन्होंने सारी बातें कर ली, हम क्या क्वेश्चन करें फिर? ये सवाल तेरे पास ही बड़े तनवीर भाई के। अच्छा आसिफ, इससे पहले कि तुम लोग सवाल करो, एक मैं तुम्हें वाकया सुनाऊं। ये कोई KRL ग्राउंड था 1996 यार एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा, बिल्ला सा,
स्मार्ट चिट्टा और बहुत पप्पू किस्म का बच्चा जो होता है ना, और वो बैटिंग कर रहा था। तो बॉस अपने आरिफ अब्बासी और साथ वसीम अकरम हेड ऑफ द इंग्लिश टूर, तो बॉस कहने की कोशिश कर रहे हैं यार ये लड़का बहुत टैलेंटेड है बॉस, इसको देखना पड़ेगा। और वसीम भाई कह रहे हैं यंग है मुंडे नु हाले चांस मेरा ख्याल है प्री मैच्योर हो जाएगा। और फिर वो मुंडा चला गया, और वो मुंडा था शादाब कबीर। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी इतनी मूछें और दाढ़ी होगी। डॉक्टर साहब आपने कितने अरसे बाद देखा है? बड़ा खूबसूरत था। डॉक्टर साहब ने कितने अरसे बाद देखा है इनको? नहीं मैं तो इनको भुगता भी है भाई, देखा नहीं सिर्फ, मैंने अपने प्रोग्रामों में भी भुगता है। नहीं, उसके बाद तो काफी अरसे बाद आपने देखा है ना? हाँ, उसके बाद काफी अरसे के बाद देखा। चेंज हो गए हैं, डॉक्टर काफी साहब चेंज हो गए, शेयर में बढ़ गई। ये मुझे एक राज बता दीजिए, ये सवाल स्टार्ट हम कर देते इस तरह, मैं ही कर देता हूँ वरना आसिफ भाई नहीं छोड़ने वाले आज हमें। मुझे से ये बताएं वो कौन सा बादाम खाते हैं आप? हमने तो सारे बादाम ट्राई कर लिए, हमारी इतनी नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज कहाँ से आती है आपको इतनी, मतलब ये ब्रेन किस तरह काम करता है? ऑन ए सीरियस नोट यार, ये कोई कमाल नहीं है, ये तो यू आर बॉर्न विद ए मेमोरी ना। एक वो मेमोरी फोटोजेनिक मेमोरी थी। तो वो मुझे ये था कि शौक बहुत था पढ़ने का, अब्बा से डंडे बड़े पढ़ते थे पढ़ाई पे कि पढ़ो। सो उसमें ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन के लिए उस जमाने में पाकिस्तान टाइम्स आता था, और फिर मुस्लिम आता था, फिर बाद में ये आए नेशन और न्यूज़, तो उनके स्पोर्ट्स पेजेस पढ़ने। फिर वो कहीं से पुराने वो ओल्ड बुक लेने जाने, वो संडे को बाजार लगते होते थे, नालियों के ऊपर किताबें बिक रही होती थी, वहां से क्रिकेट की बुक्स लेनी। तो तब तो ये गूगल शूगल था नहीं कि आप स्टैट्स, आजकल तो हमने देखा ना गूगल जर्नलिस्ट बड़े आ गए हैं जो कि वहीं से डाटा लेते हैं और वहीं से वो अपनी पसंद की कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा टाइम मुश्किल था, वो आसन ने ठीक कहा कि। और दूसरा यार एक ऑनेस्ट चीज बताऊंगा, शायद तनवीर माने या न माने, लेकिन ऑनेस्ट ये है कि यार हमारे जर्नलिज्म में, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में लोग बहुत अच्छे थे। इम्तियाज सिपरा थे, ब्लंट थे, एक अपना स्टाइल थे, लिखते बहुत खूबसूरत थे। उसके बाद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे आगा अकबर थे, बहुत ही खूबसूरत लिखते थे, हमारे खिलाफ लिखते थे, लिखते बहुत खूबसूरत थे। देन वहीद खान की स्टोरी बीट बहुत अच्छी थी। मैं शायद उनकी एंकरिंग का इतना फैन नहीं हूँ जितना वो राइटिंग में तगड़ा था। इमरान नईम अहमद होते थे, वो छोड़ के चले गए, बहुत खूबसूरत अगेन हॉकी पे, क्रिकेट पे। सो ये हमें यार गुल हमीद भट्टी। फिर आपको एक चीज बताऊं, आजकल के लोग डरते हैं, हम भी शायद अपना ना मेंटोर नहीं कर सके। मुझे याद है कि मैं वैसे गया हुआ था कमेंट्री सुनने, उमर कुरैशी का बहुत बड़ा फैन था। 1997 वेस्ट इंडीज का मैच था, शोएब अख्तर का डेब्यू। तो वहां पे उन्होंने मेरी तरफ देखा, 2-4 सवाल पूछे, उसके बाद खुद उठ के तो रेडियो प्रोड्यूसर को कहते हैं बाकी ये कर लेगा, जिस तरह उनका स्टाइल था, तो उनको कमेंट्री करा। तो ये हम लोग लकी बहुत थे, तो उसकी वजह से ये मेमोरी जो है वो ऑब्वियसली फिर स्टैट्स भूले नहीं और वो चलते चले गए। और दूसरा ये है कि आप लोग तमाम लोगों की अहलिया हैं और बेगमात हैं, मेरी बेगम नहीं है, जिसकी वजह से मेरी यादाश्त ठीक है, आप लोग भूल गए सारा। हाँ ये भी है, क्योंकि हमारा दिमाग ना बहुत तरफ चलता है, हर तरफ चलता है ना, कोई अपनी तरफ नहीं रहता ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको किसने मशवरा दिया कि आप अब टीवी चैनल पे आके होस्टिंग करें? ये आपकी अपनी सोच थी या किसी के मशवरे पे आए हैं आप? नहीं, ये ना कोई मशवरा था ना। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये हुआ ये था कि मैं न्यूज में काम करता था, स्पोर्ट्स डेस्क पे। तो वहां पे सैयद तलत हुसैन होते थे जो कि एडिटोरियल बोर्ड पे थे। वो एक प्रोग्राम करते थे पीटीवी पे सवेरे सवेरे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो मुझे पसंद नहीं फरमाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद के तमाम जर्नलिस्ट को अपने प्रोग्राम में बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। तो उस जमाने में ये विल्स वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था और सनत जयसूर्या, रमेश कल्लू बतराना, इनकी एक नई टेक्निक आई थी, अगर आपको याद हो। इन्होंने 5-5 ओवर में जब 50 शुरू किए, मारना शुरू किया, इन्होंने मुझे बिल आखिर मुझे बुला ही लिया। तो मैं चला गया, वो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं बाहर आया तो मुझे एक वो सफेद से बालों वाले नवीद जफर साहब होते थे, डायरेक्टर करंट अफेयर्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन है, मैंने नाम बताया गया था, आप क्या करते हैं? मैं जी अभी मेडिसिन कंप्लीट किया, हाउस जॉब कर। कहते आप ऐसा करें, आप कल आए, आपका ऑडिशन लें। सो यू विल बी शॉक्ड, वो था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ पाकिस्तान का विल्स वर्ल्ड कप का मैच, गुजरावाला में शायद गालिबन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वहां पे हो गई बारिश। तो इन्होंने मुझे कहा कि अभी बारिश हो गई है, तो टाइम है मैच शुरू होने में, तो आप ऑडिशन दें, आप ऐसा करें वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बोलें जाके स्क्रीन पे बैठ के। तो मैं जाके बैठ गया, मेरा ऑडिशन हो रहा था, वो मैंने शुरू कर दिया बोलना। और मुझे कान में एक आवाज आती थी, सैयद ज़हूर मेहदी जो बाद में जियो में चले गए, तो उनकी
आवाज आती थी कि अब आप ब्रेक ले लें, हम ब्रेक ले लेते थे, क्योंकि 1.25 घंटे के बाद इन्होंने कहा अब आप अपना लेके चलें मैच की तरफ। हम मैच की तरफ उनको ले गए, मैच लाइव ऑन एयर आ गया। बाहर आया तो मैंने कहा जी ऑडिशन कैसा है? उन्होंने कहा भाई ऑडिशन नहीं था, लाइव ऑन एयर भेज दिया। तो वो लोग बहुत तगड़े थे यार, उन्होंने रिस्क लिया, एक चांस लिया। तो वहां से फिर इन्होंने 96 विल्स वर्ल्ड कप का मैच करवाया। तो मैं पीटीवी के लिए आप आज हैरान हो गए, बहुत लोग शायद ये ना समझते हो कि जो प्री मैच और पोस्ट मैच शोज हैं वो पहली मर्तबा पीटीवी ने इंट्रोड्यूस कराए थे विल्स वर्ल्ड कप 96 के साथ। इससे पहले उमर कुरैशी साहब, मुनीर हुसैन साहब, चिश्ती मुजाहिद, इफ्तिखार अहमद ये वैसे प्रोग्राम्स करते होते थे, बट प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस नहीं होता। तो क्योंकि बजट कम था तो इन्होंने मुझे मरहूम वो एक होते थे बहुत ही बड़े राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर थे मोहम्मद साबिर, वो जवेद अख्तर हमारे अंपायर और ऑफ स्पिनर, नौशाद अली, सरफराज नवाज, इन्होंने ये मेरे एक पूल बना के दिया कि इनके साथ आपने एनालिसिस करने हैं। उसमें स्पॉन्सरशिप आ गई। तो जो ब्रेक थ्रू मिली मुझे वो भी कोइंसिडेंटली तनवीर ने जो चीज पूछी कि ये तो मैंने प्रोग्राम्स कर लिए, कभी दिमाग में नहीं था, रेडियो की कमेंट्री भी हो गई। अगर आपको याद हो कि साउथ अफ्रीका आई थी जब क्वीन एलिजाबेथ भी आई थी 1997 पिंडी, जो अजहर महमूद और अली अरूज नकवी ने 100 किए थे डेब्यू पे। तो उधर मैं बाउंड्री पे खड़ा हुआ था और मैं अंग्रेजी में कमेंट्री कर रहा था। शौक बड़ा था, अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली नहीं थी। तो एक गंजे से साहब पे लंबे से गुरा, तो वो मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा मेरे करीब आता चला। तो जब काफी करीब आ गया तो मुझे उसने पूछा कि डू यू कमेंटेट? मैंने बड़े फख्र से कहा जी मैं पीटीवी के लिए प्रोग्राम वगैरह होस्ट करता। अच्छा, एक टाइम पे डॉक्टर साहब उसने ये तो नहीं, आपने ये तो नहीं समझा कि वो आ गया मेरे पास पूछ लवा ये बंदा ठीक है, पागल पुगल तो नहीं है, कल ही कमेंट्री करी जा रहे हैं। वो मैं जनाब वो मैनू ले गया तनवीर कमेंट्री बॉक्स में, उसने कमेंट्री करवाई। उसके बाद मुझे स्टार इंडिया ने तब पहली मरतबा पीटीवी से राइट्स गए थे और ये राइट्स का सिलसिला शुरू हुआ था। सो उन्होंने मुझे स्टार इंडिया की कमेंट्री टीम में ले लिया। पहले होता यह था कि पीटीवी प्रोड्यूस करता था बट राइट्स जो है वो स्टार इंडिया के होते थे। वहां से फिर आप आज हैरान हो गए कि मैंने 10 स्पोर्ट्स के लिए स्कोरिंग भी की हुई है और स्कोरिंग के बाद कमेंट्री की हुई है। तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिर मैं जब विलायत गया तो वहां पे ऑब्वियसली फिर मुझे चैनल में पक्की अपॉर्चुनिटीज मिली। आईटीवी के लिए किया, टेलीविजन न्यूजीलैंड के लिए, गनेडा टीवी के लिए, जी के लिए भी किया। तो ये मेरा शौक नहीं था, ये बस बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने ये कंटिन्यू काम शुरू किया उसके बाद आपने ये तो नहीं बोला कि खुदा दा ना मेरी जान छड़ दो, मैं काम नहीं करना क्योंकि फोन बहुत आंदे हैं मेरे को? ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैं जब पाकिस्तान टीम के साथ ना मुझे सैक किया था इन्होंने न्यूजीलैंड। डॉक्टर साहब ईमानदारी से बताएं, आपको फोन कितने आते थे प्रोग्राम के लिए? मेरे लिए बात करो, मेरे लिए बात करो। सर अभी ठहर जाए, मैं खुला की बात होगी ना, जैसे ये सारे भाई बैठे। 2001 न्यूजीलैंड टूर में मुझे सैक कर दिया गया था। मैं हैमिल्टन टेस्ट में नहीं था और वो सैक मुझे इसलिए किया गया था कि वो एक हमारे फॉर्मर कप्तान है और एक वो वाले कप्तान है जो कि पहले इमरान खान के अगेंस्ट सिंगापुर में रेबेलियन करते पाए गए थे और उसके बाद आजकल उनकी तारीफें बहुत करते हैं। तो उन लोगों ने मिल मिला के मुझे वहां से सैक करा दिया। तो मैंने फिर छोड़ दिया यार, क्रिकेट बोर्ड 2001 में छोड़ा, रिजाइन किया था और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चला गया। तो तनवीर मैंने 2008 तक फिर बहुत कम कोई टीवी किया। वो फिर ये 2008 के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया जब, तो फिर मुझे ये पीटीवी वालों ने एक्चुअली बुलाना शुरू किया और फिर वर्ल्ड कप 2011 किया। अब जहां तक आप फोन की बात करें, मुझे दोनों किस्म के फोन आ चुके हैं। एक तो प्लेयर्स के आते थे कि इन्होंने वास्ते बोलना है और यार इसको बोलो ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये फलाना है, ये अपने फलाने का ये है, ये फलाने ग्रुप का है, ये बेतहाशा फोन आते थे, नो डिनाई। और ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते थे जो कि वैसे बड़े मोदबर बनते थे क्रिकेट के हलकों में। और उसके बाद मुझसे कुछ गलत बातें करवाने की भी कोशिश की जाती थी कि उसको डाउन कर दो, यानी कि एक तो अपने बंदे को के बारे में बोलो, दूसरे को डाउन करो। ये हुआ। फिर आप हैरान हो गए, 2011 का मैंने एक मोनोलॉग किया था, आसिफ को याद होगा, वर्ल्ड कप। तो उसमें प्रेडिक्शंस करता था, तो वो कोई 80% प्रेडिक्शंस, 90% प्रेडिक्शन ठीक होने लगी, इवन टोटल्स की। तो वो दूसरे फोन भी आने लग गए कि आज की आज कितना पड़ेगा, फिर नंबर चेंज कराया था। तो ये बिल्कुल है और इस कल्चर का हिस्सा रहा हूं मैं यार। और दूसरा वो वाले फोन भी आए हुए हैं जब ये राशिद और इन्होंने जब वो छोड़ा था और मैच फिक्सिंग पे फरिश्ते लिख रही थी, यहाँ से मैं लिखता था, तो वो वाले फोन भी आते थे कि ना लिखो, अगर लिखोगे तो फिर कुछ और हो भी सकता है। तो ये भी होता था। एनीवन क्वेश्चन या मैं ही करना है? डॉक्टर साहब से तो आप क्वेश्चन करते रहे, खजाना है ये तो।
लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, आप अभी सब इनको कह रहे थे तंदीर को, ये ना मानूं मैं ना मानूं, इनकी तो एक रेट लगी रहती है। ये चुगताई को नहीं मानते सर, ये कह रहे हैं कि चुगताई कोई लैब ही नहीं है, गली मोहल्ले की लैब है। काइंडली जरा डिस्क्राइब करेंगे, ये बहुत बड़ी लैब है सर इनको। डॉक्टर साहब लेकिन उसमें एक ऐड कर ले, उसमें ऐड भी कर ले कि ये जो अभी हुआ है इसमें फैसला एक दिन नेगेटिव आ रहा है, एक दिन पॉजिटिव आ रहा है, एक दिन पीसीबी के लैब में कुछ आ रहा है, चुगताई लैब में कुछ आ रहा है। ये है क्या, किस तरह इसको यार? आसिफ और शदाब और तनवीर, सबसे पहले तो अगेन एज यूजुअल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है वो एक डिजास्टर है। चाहे सुहेल सलीम नाराज हो, चाहे रियाज अहमद नाराज हो, बिल्कुल आपने 100% सही बोला है, वो एक डिजास्टर है। नंबर 1। नंबर 2 के वो आई डोंट नो उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की हुई है कि कोविड-19 की एडवाइजरी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, ठीक है, जो अब वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब तीसरी बात आती है कि ये कोरोना वायरस है, ये ठीक है कि एक नया है, नोवल कोरोना इसको इसीलिए कहते हैं, तो इसमें 30% फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। यानी कि अगर तनवीर पॉजिटिव है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ गया, सो 30% टेस्ट जो आप करते हैं वो फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव का रत्ती बराबर भी चांस नहीं होता, 1% भी चांस नहीं होता, ठीक है। वो कैसे हो सकता है कि मशीन पे आपने ओवर यूज की, वो आपने सफाई नहीं की, सैनिटाइज नहीं किया, कंटेमिनेटेड था सैंपल, वो पॉजिटिव हो गया, या एक ही सैंपल को 3-4 मरतबा किया वो पॉजिटिव हो गया। तो ये 10 में से 6 फॉल्स पॉजिटिव आना, तो बजाय मैं चुगताई की तरफ जाऊं, मैं तो दूसरी लैब पे क्वेश्चन कर दूंगा जहां से पीसीबी टेस्ट करवा रहा था। बने हैं मैं किस तरह तुम्हारे सर वो आपने अगर एमिरेट्स एयरलाइन पे जाना तो चुगताई पे इतबार करना नहीं है। अच्छा एक चीज ये यार, ये दूसरा शदाब, मैं सिर्फ एक बात ऐड ये जी बोले आप बोलो। मैं जो आप बात कर रहे हैं ना कि सैनिटाइज नहीं हुआ या ओवर टेस्टिंग हो गई जो, लेकिन हफीज हमारे यहाँ प्रोफेसर काउंट होते हैं, मेरा ख्याल में दुनिया का पता है कि इनका टेस्ट जरा तरीके से। और दूसरी बात पता है क्या डॉक्टर साहब, दूसरी बात पता है क्या है, हफीज को पता है मेरी क्रिकेट कम है, मैंने इंग्लैंड जाना ही जाना, वो चुगताई के अलावा भी 10 और जगह से करवा लेता टेस्ट तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए हर हालत में। लेकिन एनीवेज इसमें शदाब बड़ी क्लियर सी चीज है कि ये एक तो आज तक ये मुअम्मा ही रहेगा, मुझे तो नहीं समझ आया कि 10 में से 6 फॉल्स पॉजिटिव कैसे थे। एक दूसरा, इन्होंने जिस सैंपल लिए, मुझे अंदर से खबर आई कि सिर्फ नेजल स्वाब लिया, बकल लिया ही नहीं। तो माशाल्लाह पीसीबी का आपको याद है ना, वाडा पे भी सैंपल कंटेमिनेटेड चले जाते थे जो डोपिंग वाले होते थे। अच्छा, फिर सैंपल लेने की प्रॉब्लम, उसके बाद एक दकियानूसी किस्म की इन्होंने वो बनाई हुई। आजकल कोरोना का ये है कि अगर आपको कोरोना हो गया, आप कोविड पॉजिटिव हो गए, आपको अगर सिम्टम भी हैं तो 7 दिन के बाद आपकी क्वारंटीन खत्म हो जाती है, और अगर अगले 72 घंटे आप फ्री ऑफ सिम्टम्स रहते हैं, आपको कोई टेस्ट रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा जो एडवाइजरी है वो ये है कि आप 10 दिन तक क्वारंटीन रहें अगर आप पॉजिटिव हैं, और आपके 72 घंटे अगर कोई सिम्टम नहीं होता तो आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। सो ये जो कह देना कि जी 1-2 नेगेटिव आएंगे फिर भेजेंगे, ये भी माजी की बातें हैं, ये आजकल तो नहीं है, एक दकियानूसी स्टाइल है इसको हैंडल करने का। तो ये है टोटल के इसमें टोटली मिस हैंडलिंग हुई है। फिर मुझे नहीं समझ आई कि आपने 2 सैंपल रखे और वो 2 दिन के वक्फे से रख दिए। असूलन इसका तरीका ये होता है कि ये 2.5 दिन से पॉजिटिव होते हुए 7 दिन तक हो सकता है। तो आपको पहला सैंपल अगर आप तीसरे दिन कराते हैं, आपको जो दूसरा सैंपल है वो 8वें दिन कराना चाहिए था। फिर आप पहला सैंपल आया, आपने डिक्लेरेशन कर दी, ठीक है कि आप ये जो नोटिफाइबल डिजीज होती है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई पेशेंट प्राइवेसी नहीं होती, आप उनको बताते हैं पहले कि यार ये हम ओपन करेंगे क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन आपने 2 दिन के बाद दोबारा कर रहे थे, मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन से अरस्तु बैठे हुए थे वहां पे, स्टॉटल जो इतना प्लान कर रहे थे, और मेरा ख्याल एम्बैरेसमेंट वही वाली बात है ना कि आप बैल मुझे मार। डॉक्टर साहब बिल्कुल, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो हफीज ने किया कि उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, क्या आपको लगता था कि हफीज ने जल्दी की है इसमें? यार शादाब, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है। एक तो अगर आप प्रिंसिपल स्टैंड देखो ना, तो मोहम्मद हफीज ने ना इंग्लैंड टूर का टीम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, ना वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, उसका हक है कि अगर आपने उसको पॉजिटिव कर दिया, उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उसके घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके भी उसने टेस्ट बिल्कुल
नंबर 3, उसने डायरेक्टली पोस्ट नहीं किया, उसने पहले डॉक्टर सोहेल को बताया, लोगों के पास गया, बताया डॉक्टर सोहेल को बताया उन्होंने, हाँ, उसको बताया, अगलों ने जब अनसुनी कर दी तो फिर उसने पोस्ट किया। सो अगर तो वो उस फ्रेमवर्क में होता कि कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच करता तो वो गलत कर रहा था, लेकिन क्योंकि ना वो कॉन्ट्रैक्टेड था, उसकी किसी ने सुनी नहीं, ही वांटेड टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ, जैसा तनवीर कह रहा है, उसने वो रिजल्ट जो है वो पोस्ट कर दिया। सो ठीक है कि अगर आप पाकिस्तान टीम के साथ आपको मोहतात रहना चाहिए, बट इसमें किसकी वीकनेस है और इवेंचुअली क्या हुआ? डिड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेप्रिमांड हिम? नो, नॉट एट ऑल। वो यही रीजन था। सो आपके सामने उनको ये भी पता है, तनवीर हंसेगा, कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज के चाहे 2 साल डिले हो जाए आईसीसी वर्ल्ड टी20, वो खेले बगैर वो रिटायर नहीं हो सकते। और टीवी पे बोले बगैर जा नहीं सकते। हमने खेलना है, पता नहीं कौन इनको इजाजत देता, मेरी समझ से बाहर आ जाते हैं दोनों। मैंने खेलना है, मैं खेलना, पता नहीं क्या मसला है यार इनका। चले खेलने के सिलेक्टर वैसे आपको शायद एक रिकॉर्ड नहीं पता, इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आपको बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो बैटिंग कोच हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो हेड कोच हैं, वो दोनों शुएब मलिक की कप्तानी में खेले हुए हैं। जी वो बैटिंग, ये तो क्या बात है। क्या डॉक्टर साहब 2 बैटिंग कोच हैं, डॉक्टर साहब 2 बैटिंग कोच हैं। वो दूसरा कौन है? छुरी वाले की बात हो रही है। अच्छा उसकी बात हो रही है। अच्छा छुरी वाले ये जो चाकू छुरियां चलाता है वाले की बात हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन कोविड सिचुएशन में टेस्ट मैच का होना, इसमें आपको लगाने की इजाजत है, लेकिन सलाइवा लगाने की इजाजत क्यों नहीं है? अगर बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में आप हैं, फिर क्यों नहीं? अच्छा, इसमें यार आसिफ ये है कि अभी तक जितने भी, अभी तो बहुत थोड़ी इसकी तहकीक और स्टडीज हुई है ना, लेकिन इसकी रजिस्टर्ड स्टडीज हुई हैं, उनमें सलाइवा से ये ट्रांसमिट नहीं होता। सलाइवा कह रहा हूँ, ये स्वेट से ट्रांसमिट नहीं होता। लेकिन अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो ये सलाइवा से ट्रांसमिट होने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन चांसेस हैं। लेकिन ये अगेन फजूल एक रिस्ट्रिक्शन है कि बॉल कितने हाथों में जाएगा। ठीक है, वो जो प्लेयर्स हैं वो अपनी आंख को भी हाथ लगाएगा, वो अपने नाक को भी हाथ लगाएगा, वो मुंह को भी हाथ लगाएगा। फिर आपके अगर जेहन में हो कि स्वेट जो है वो आपके मुंह में भी जाता है। सो ये कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे समझ आई नहीं। और अगर एक पॉजिटिव हुआ तो पूरा ड्रेसिंग रूम पॉजिटिव होगा, ये भी जेहन में रखिए। सो मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ वो ना जस्टिफाई करने के लिए, एक एलिमेंट डालने के लिए कि जी हम बड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ ये करा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर के साथ, और ये बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में, तो ये सिर्फ फाइनेंशियल। डॉक्टर साहब ऐसा चक्कर तो नहीं है कि कोविड-19 के चक्कर में ये रिवर्स स्विंग ही खत्म करने के चक्कर में लग गए? नहीं, लेकिन तनवीर भाई, वो जो जिस वक्त चक्कर नहीं भी होता था तो आप लोग रिवर्स स्विंग कर ही लेते थे ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, अब बॉल टेम्परिंग का चक्कर ज्यादा ना शुरू हो जाए ना कहीं। मेरा ख्याल है इसका तो ज्यादा चांस हो जाएगा कि उन्होंने आप सलाइवा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बॉल रिवर्स ही नहीं होगा। वो तो मुझे कील ढक्कन वक्कन लगता है, पुराने शुरू दौर की चीजें शुरू हो जाएंगी दोबारा। लेकिन वैसे आप और शताब हमसे बेहतर जानते होंगे कि बॉल तो सलाइवा से तो नहीं होता था रिवर्स। मैं नया बॉल स्विंग मान लेता हूँ, रिवर्स में मेहनत करनी पड़ती थी। देखिए सलाइवा से रिवर्स इतना होता था, वैसे इतना होता था। पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच हुआ था 1990 लाहौर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो चौथा गेंद रिवर्स हो गया था, तो डेस्मंड हिल ने वो गेंद ही उठा लिया था। उसने कहा भाई ना मैंने ड्राइव मारी है ना ये बोर्ड को लगा है, अभी तो 3 मैंने रोके हैं, तो ये चौथा रिवर्स कैसे हो गया? ऐसा भी हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब मैच के बीच में किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, उसको इलाज के लिए बाहर ले जाते हैं, वो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट से बाहर ले गया, अब जब वो वापस आएगा तब क्या होगा? दोबारा होगा सारा क्वारंटीन और बाकी चीजें? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो इन्होंने प्रोविजंस रखी हुई है जिसको आप कहते हो सेकंड डिग्री तक, टर्शरी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर ये प्रोवाइड कर देंगे विद इन दैट एनवायरनमेंट। जैसे कि साउथहैम्पटन है, ये एज बाउल है, या रोज बाउल है, या ओल्ड ट्रैफर्ड है। और अगर टर्शरी वाली बात हुई तो इसका मतलब है वो इतनी सुवेयर चोट लगी होगी कि वो वापस आके खेल नहीं सकता, तो वो जो बाहर जाएगा उसका वापस आना मुश्किल होगा। और ऑब्वियसली उसको भी लेके जाएंगे, जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बायोसिक्योरिटी में करेंगे। बट कोई भी दुनिया में, वो कहते हैं ना कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी पेनिट्रेबल होती है, इसी तरह बायोसिक्योरिटी भी पेनिट्रेबल होती है, कोई फूल प्रूफ नहीं है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ 380 मिलियन पाउंड्स का चक्कर है सारा, कि वहां पे मैचेस हो रहे हैं इन इंग्लैंड।
तो हमारे डॉक्टर साहब कितना बड़ा चांस लिया गया ये इस टूर के लिए, कितना बड़ा चांस है यार? बेगर्स कांट बी चूजर्स यार। मतलब ये सीरीज जरूरी थी, ये सीरीज जरूरी थी। बात नहीं समझे, नहीं बात खत्म हो गई। आप लोग कोशिश ये देखें, आप तो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे फिर के कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी एसोसिएशन माजरत के साथ, आपके चेयरमैन पीसीबी और चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों ही जो हैं वो वलैती बाबू हैं, पासपोर्ट भी दोनों के पास बरतानवी है, तो उन्होंने नौकरी करनी है ना वापस जाके, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बरतानवी हैं। सो ऑब्वियस सी बात है यार कि आपने ये पर्सनल कम्युनिकेशन में इंग्लैंड को हेल्प आउट किया है। होगा क्या? इवेंचुअली वो क्या कहेंगे, अच्छा यार 2021 में आके अगर मेजर सीरीज नहीं भी खेलते, 3 T20 पाकिस्तान में खेल देंगे, दैट्स अबाउट इट। ठीक है। और दूसरा, इनको अपने फाइनेंशियल हालात का भी पता लग रहा है कि इन प्लान फाइनेंशियल लोग, दुनिया जो है वो कटेल कर रही है, हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं और हम बड़े बड़े महंगे लोग रख रहे हैं। सो हम कोई 7.1 बिलियन रुपीस का बजट दे रहे हैं, और आगे आपको ये नहीं पता कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का क्या होगा, आपको ये नहीं पता कि टाइटल स्पॉन्सरशिप कैसे होगी। आईसीसी के इवेंट्स ना हुए तो आईसीसी पैसे कहाँ से भेजेगा? तो आपका ये सीन भी है कि आप पैसे कमाने की डेस्परेट कोशिश भी कर रहे हैं कि आप इंग्लैंड टूर कर लें। वैसे भी आपने देखा ही है कि वो ईसीबी ने सारा खर्चा उठाया, वो चार्टर प्लेन भेजा, उसमें चेयरमैन गए वेकेशन पे, उसी जहाज में गए। तो आप देख लें। मतलब डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो प्लेइंग कंडीशन उन्होंने दी है अभी, इसके अंदर जो ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर आएगा, कोई बीमार हो जाता है, उसका तो बड़ा एडवांटेज हो जाएगा हमें। हमारे अगर ऊपर से 2-3 आउट हो तो छठा तो वैसे ही खांसना शुरू हो जाएगा हमारा। नहीं, वो टेस्ट पॉजिटिव लाना भी जरूरी है, और उधर वो वाली लैब नहीं है। ये सेम मैंने आईसीसी को एक ईमेल की थी जब ये प्लेइंग कंडीशंस आई। एक तो देखो, ये सलाइवा वाला बैन करना, सलाइवा की कोई अभी तक इतनी तगड़ी किस्म की स्टडीज नहीं आई हुई। वो तो ये है ना कि मुंह से, आंख से, नाक से फैलता है, तो इन्होंने उस पर कर दिया, और स्वेट पे भी इतना, पसीने पे भी इतना काम नहीं हुआ। सेकेंडली, मुझे ये बताओ कि इन्होंने रिप्लेसमेंट रूल तो रख दिया कि कोई पॉजिटिव हुआ तो वो रिप्लेस हो सकता है, जैसे कंकशन रूल है, लेकिन जब एक पॉजिटिव होगा तो ड्रेसिंग रूम में बाकियों का क्या होगा? कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कैसे होगी? आप कितनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिर्फ सीरीज जबरदस्ती कराने के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है कि क्रिकेट शुरू हो जाए। दैट्स अबाउट इट। ये प्री मैच्योर है सारा कुछ। आईसीसी वर्ल्ड कप क्यों नहीं करा रहा? T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं करा रहा आईसीसी? वही ना, वही लेकिन डॉक्टर साहब पॉजिटिव कैसे आ सकता है? कोई एक प्लेयर भी कैसे आ सकता है? क्योंकि वही प्लेयर एक ही होटल में रह रहे होंगे, वही सिक्योरिटी है, वही हर चीज देखी जाएगी, किसी एक लड़के को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, वहां से सीधा ग्राउंड से होटल, तो कैसे पॉजिटिव आ सकता है? मुझे समझ नहीं आती। आप भी इतने मासूम है और शादाब भी इतना मासूम है, दोनों ने कभी टूर किए नहीं, कभी वो टौने विंगी नहीं हुई। नहीं, मैंने कहा किए डॉक्टर साहब, सुने डॉक्टर साहब, मैंने इंग्लैंड का टूर किए, लेकिन सिर्फ खेला नहीं, बॉलिंग में नेट्स पे बॉलिंग की है। कभी माजी में सर्वाइकल कॉलर लगा के हम नहीं आए कि मग हो गए हैं नाइट क्लब से निकल के। कभी हमारी दोनों अंगूठे जो है, दोनों के एक प्लेयर का अंगूठा दरवाजे में नहीं आया। नहीं डॉक्टर साहब, सुनाए, बताएं ना, ऐसा कोई किस्सा सुनाए ना आपके टीम के साथ। एनीवेज, इंग्लैंड खुल गया 6 तारीख से। वहां पे नाइट क्लब्स भी खुलने जा रहे हैं, बार्स खुल गई हैं, वहां पे रिक्रिएशन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। तो यार आप इतने मजलूम तो नहीं है कि हमारे प्लेयर्स वहां से स्नीक आउट नहीं होंगे सर। आपको मैं लेकिन ये कि बड़ा हमारे साथ राना है मैनेजर, राना साहब मैनेजर है। हाँ जी, ये तो नहीं है मैनेजर। तो यार आप थोड़ा सा गलत कह गए। हमारे साथ हैं एक बहुत ब्रिलियंट कोच जिनको मैनेजर के फ्राइज दिए गए। मैन मैनेजर इज टोटली डिफरेंट। मैन मैनेजमेंट इज अ साइंस कि आपने तनवीर को कैसे ट्रीट करना है। ये तनवीर जितना ब्लंटली बोलता है, नथिंग रॉन्ग विद इट। ये जितना कॉन्ट्रडिक्ट करता है, नथिंग रॉन्ग विद इट। दैट इज कि आपने हैंडल कैसे करना है। दैट इज मैन मैनेजमेंट। ये तो सर कोविड-20 है। को मैनेज डॉक्टर साहब, शाहिद असलम ही तो है, वो भी कोच ही है ना। नहीं, वो तो थ्रो बड़ी चंगी करांदे ने थ्रो। शाहिद असलम ना है, शाहिदुल हक ना है। शाहिदुल हक, वो नाम की वजह, नाम हक ही है उनका। अच्छा, वो हक की वजह से हक मिल रहा है सब। नहीं, देखना तो डॉक्टर साहब अब ये है कि अब जो नए लोग आए हैं एनसीए के अंदर, ये शाहिद असलम को और मंसूर राना को रोकते हैं, ये नहीं रोकते, अब मजा आएगा ना। ये भी
आपकी बात सही है, लेकिन तभी बड़ी क्लियर सी चीज है कि ये टोटली एक अजीब सी पॉलिसी है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया। मंसूर राना एक ठीक ठाक तगड़ा रिज्यूमे एज ए कोच, चाहे आप फैसलाबाद के साथ देख लो, चाहे उनको जूनियर टीम्स के साथ देख लो, एक काफी सेवी आदमी है। बल्कि आबिद अली में की डेवलपमेंट में बड़ा कमाल है इनका, जब वो खेलता था ये अपना शफकत राना एकेडमी से। सो आप एक बंदे को रिसोर्स को जाया कर रहे हो, टाई कोट बना के आप टूर करा रहे हो। यार टूर अगर करने से वो खुश हैं तो फिर आई एम सॉरी। और इसी तरह शाहिद असलम, अगर आपने लेवल 3 करा दिए, आपने कोच बना दिया और उसके बाद आपने थ्रो डाउन के लिए लेके जाना है, तो फिर आसिफ या मुझे ही ले जाते, थ्रो डाउन तो मैं और ये भी कर लेंगे। कि ये यूनुस खान के बारे में ये क्या कह दिया, ये ग्रांट फ्लावर को याद आ गई बात 4 साल के बाद, ये क्या किस्सा है, हुआ होगा ऐसा आपको? सर याद खान, मैं ऐसे तो नहीं है कि मुझे याद आ जाए कि तनवीर ने ये किया था आज से 6 साल पहले। मुझे याद कराएगा आसिफ तो मुझे याद आएगा ना तनवीर ने ये किया था। सो ये मुझे पूरी एक मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड एक वो लग रहा है कि स्कूप दिया जाए अगेंस्ट यूनुस खान टू मेक हिम मोर कंट्रोवर्शियल। आसिफ भाई ये डॉक्टर साहब ये इसी तरह का है। आसिफ भाई, ये जो ग्रांट फ्लावर ने जो बात की यूनुस खान के बारे में, उसके बाद जो हमारे भाई इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे भाई जितने भी हमारे सोशल मीडिया में इस बात को इतना उछाला उन लोगों ने, क्योंकि उनको पता था ग्रांट फ्लावर टीम के साथ तो है नहीं, उछालो और अपनी दुकान चमकाओ। वो भाई उस टाइम भी बोल लिया करो जिस टाइम ग्रांट फ्लावर को रखा गया था, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा था, उस टाइम भी इतनी सोशल मीडिया पे मुहिम चला लेते उसके खिलाफ तो समझ भी आती। क्योंकि उस टाइम इन्होंने बोलना नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो उनको पता था हम बोलेंगे नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारे वास्ते भी हैं, हमें काम भी पढ़ने हैं। उस टाइम इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो इसमें हमारे लोगों की भी गलतियां हैं बहुत ज्यादा। नहीं, लेकिन तनवीर मुझे एक चीज बताएं, ग्रांट फ्लावर बैटिंग कोच था या टूरिस्ट था पाकिस्तान में? नहीं था तो टूरिस्ट ना। अच्छा, क्योंकि वो नाम तो कभी सुना नहीं था ना, मिकी आर्थर ही होता था। आर्थर की तरफ से आए तो आई कुड बिलीव, बट मुझे लग रहा है कि इंटरनल इंट्रीग जो टिपिकल है ना कि कंट्रोवर्शियल कर दो कि पागल है, ये नहीं हम कह देते हैं कि जी बस शदाई है। अगर ये ऐसा हुआ भी था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर इल्म में था भी तो उन्होंने उस वक्त एक्शन नहीं लिया। इसका ये मतलब तो नहीं है कि प्लेयर पावर चलती है, एक बड़ा प्लेयर है तो वो खुद यार एक तो प्लेयर पावर की नहीं, अगर आपने देखो यूनुस को आप भी उतना ही जानते हो जितना हम जानते हैं। मैं खैर उसके पहले टूर से उसके साथ था, तनवीर खेला, शदाब खेला। यूनुस की प्रैक्टिकल जोक्स की भी, आप मुझे ये बताओ कि कोई छुरी गर्दन पे रखे वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है अगर वो सीरियस नेचर का हुआ हो। और अगर सीरियस नेचर का हुआ और अगर मैनेजर ने नहीं लिखा तो फिर ये फेलिंग प्लेयर पावर की नहीं है, ये फेलिंग फिर मैनेजमेंट की है। उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये हुआ। सो दिस इज नाउ, ये सिर्फ गोंगलों से मिट्टी उतारे हैं। यूनुस की बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रैंक्स होती, ठीक है ना, और वो मैं नहीं समझ सकता कि ये कोई सीरियस, क्योंकि अगर ये सीरियस था तो फिर ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस था, उसमें क्रिमिनल इम्पैक्ट भी था, उसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था। उसके बाद भी यूनुस पाकिस्तान से खेला, उसने शायद उधर भी किया था, लंबा ही स्कोर कर गया था सिडनी में उसी टूर पे 2016 उसी टूर पे। उसके बाद ही के ये बाल की खाल उतार के ना एक वो रीजन क्रिएट किया गया कि जी ये टीम मैनेजमेंट में मेंटोर कैसे कर सकता है, ये तो चरिया है। तो ये दिस इज एंटायर यूनुस थीसिस एक्चुअली। तो फिर इस पे पीसीबी की तरफ से भी कोई बात नहीं आई ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। अगर शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिसर के खिलाफ कुछ कहता है तो पीसीबी फौरन प्रेस रिलीज देता है, लेकिन आपके बैटिंग कोच के बारे में ऐसी बात हुई और आपने कुछ नहीं। अच्छा, इसमें अब दो चीजें हैं। एक तो ये है कि शायद पीसीबी ने पहली दफा मैच्योरिटी दिखाई और रबिश कर दिया कि ये क्या बात है, ना ये कभी आइडेंटिफाई हुई, ना कभी ये नोटिफाई की गई। सो उसको रबिश किया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मसलहत के तहत खामोश है कि उनको मजबूरी है। यूनुस खान जिस तरह मिसबाह हक के दोनों जो वो भी मजबूरी के तहत ही आए थे ना, मिसबाह हक खान न्याजी, तो वो भी तो मजबूरी के तहत एकदम उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर ही चेंज कर दिया गया था, प्री कंडीशंस ही चेंज कर दी गई थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल लेवल 2। तो ये तो पैराट्रूपर्स ही है ना जो पैरा ड्रॉप होते हैं। मैंने एक प्रोग्राम में पीसीबी की सिलेक्शन में तो वो आता है ना कि सरे आईना अक्सर किसी और का, पासे आईना कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे मांगता कोई और। तो वही हुआ है, यही है ना भाई। इसी वजह से हम कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता। कह रहा था कि यूनुस का जो मामला है, अभी एक प्रोग्राम में मैंने बात बोली थी
कि यूनुस ने जिस तरह इतनी जल्दी हाँ की थी इस असाइनमेंट को लेने के लिए, मैं यही कह रहा था आसिफ से इतनी जल्दी तो उन्होंने निकाह में भी हाँ नहीं की थी। लेकिन एक चीज शदाब इसमें बड़ी क्लियर है, तनवीर भी शायद मानेगा, सारी मैनेजमेंट को वापस भेज दो पाकिस्तान, सिर्फ एक यूनुस को ये पाकिस्तान टीम दे दो, ही विल डू मच बेटर देन ये सारे 11-12 बंदे मिलके जो करेंगे पाकिस्तान टीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो जेन्युइन बंदा है ना, इस वजह से। और ये जो बात अभी डॉक्टर साहब ने शुरू में की थी ना, एक कि जब आपको बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया किसी के कैरेक्टर एसिनेशन के लिए, किसी को आपने बोला कि यार इसको बैकफुट में करो, ये सब चीजें होती हैं। ये मुझे मामला वही लगता है जैसे वो कभी अब्बू के हाथ फंस जाते थे ना हम लोग, तो फिर डांटते थे सिर्फ, और अम्मी कहते थे कि मारिएगा नहीं, और फिर बाद में कुट लगती थी। तो ये मामला भी वही लग रहा है हमें कि जो इस वक्त यूनुस के साथ हो रहा है। बिल्कुल, अभी आप ये जो बात कर रहे हैं यार, ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। मुझे जनरल तकीर साहब ने कहा माजरत, अगर आपको याद हो, मोइन खान आउट ऑफ फेवर हो गया था न्यूजीलैंड टूर 2001, क्योंकि वो चल पड़ा था मशरूबात के आपस में कॉन्ट्रैक्ट, प्लेयर्स ने कि एक और कंपनी के साथ कर लिया था, बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी से था, जिसके चक्कर में सकलैन भी भुगत गया, ठीक है ना, सकलैन भी उस चक्कर में भुगत गया था, मोइन भी भुगता। तो मुझे कहा गया था कि एक साहब को फोन करके कहो कि पाकिस्तान की कप्तानी कर लें। तो वो बहुत बड़े प्लेयर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा जी इस तरह चेयरमैन ने मुझे कहा कि मैं आपको मैसेज दूं कि आप ना पाकिस्तान की कप्तानी करें हैमिल्टन में, और बाद में आपको हम कैरी ऑन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा यार जब तक ये बड़े बाबे हैं ना विकी और वसीम, तो मैं पाकिस्तान का कप्तान नहीं बनूंगा, मैं उस वक्त बनूंगा जिस वक्त मैं होल्ड रख सकूं। ये सारी प्रॉब्लम वो है कि सेंट्रल होल्ड की प्रॉब्लम है। यूनुस खान के आने के बाद बहुत सारे लोग वल्नरेबल भी होंगे, एक्सपोज भी होंगे। बिल्कुल, कोच ही ना बन जाए किधर है, कोच ही ना तो कोच तो बहुत है, कोच ही कोच है, इस वक्त तो कोच ही कोच है जी। लेकिन प्लेयर्स को जिसका फायदा था वो बेचारा कोविड पॉजिटिव है, मलंग अली। डॉक्टर साहब, ये जो इतने हैवी वेट, इतने हैवी वेट कोच पाकिस्तान टीम में डाले हैं अभी इन्होंने, इनसे प्लेयरों को तो छोड़ दें, इनकी वजह से पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं आपस में ना लड़ पड़े? यार देखें, मैं बड़ी आपको फ्रैंकली बताऊंगा, इनमें से एक को जॉब चाहिए फॉर सर्टेन रीजंस। अब आप नाम और प्रोफाइल पे ना जाए ना, he wants to survive in this job because he needs it अपने फाइनेंशियल रिसोर्सिंग के लिए। डॉक्टर साहब मोहल्ले दी टीम है, बस समझ जाओ ना, ओ ते चुप करके कम करनगे, ठीक है, वो अपफ्रंट नहीं जाएंगे। मिसबा को आप मेरे से बेहतर जानते हो कि वो कभी भी ही नेवर स्टैंड्स अप टू अथॉरिटी, कभी भी नहीं। तो वो भी जो है वो मिट्टी पाव वाला होगा कि अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगा, अच्छा मुझे एक और जो प्रॉब्लम है जो आप मानोगे कि यूनुस खान अब अट्रैक्ट करेगा बहुत सारे खिलाड़ियों को अपनी तरफ, जैसे कि जैसे वो मेहनत करवाएगा, फिर कॉन्फिडेंस देगा, उनको समझाएगा। जब उनके इंटर कम्युनिकेशन चलेगी आपस में, तो फिर लोग इनसिक्योर होना शुरू होंगे कि यार एक ही हो गया, अस्सी तो स्ट्रेटजी के प्लान थे, अस्सी देना सी ते मुंडे तो की गल सुन रहे। दैट विल बी द प्रॉब्लम। वहां पे फिर मैनेजमेंट मंसूर राना के बस का काम नहीं है, वहां पे फिर आपको चाहिए पीपल लाइक यावर सईद, पीपल सीजन खांगड़ लोग होते थे, फकीर इजाजुद्दीन, वो वाले लोग चाहिए, हाई प्रोफाइल मैनेजर होना चाहिए। अच्छा शादाब भाई निकाले यार पर्चा अपना, वो क्या आपने रैपिड फायर, बस अब इसको हल्की फुल्की बातें करें। डॉक्टर साहब हम सबको कह रहे थे बड़े खूबसूरत है, डॉक्टर साहब खुद भी सोने लग रहे हैं, चिट्टा कलर हुए हैं। डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत कर दे रहे हैं, मैं वो एक अलग टॉपिक है, वो अगर पूछ ले उसके भी डॉक्टर साहब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? क्योंकि मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं पिछले चंद सालों में, उसमें अपना क्लिनिक, पीटीवी, ब्रॉडकास्ट के मसले, उसके अलावा राशिद लतीफ, इतने बड़े बड़े मसले, ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं सर आप? यार इसमें आसिफ कोई ऐसी चीज नहीं है। देखो, एक तो मैं टाइम डिवाइड हमेशा बहुत अच्छा किया था जिंदगी में, वो वाला स्टूडेंट था जो जिसने इम्तिहान से पहले नहीं पढ़ा था, हमेशा तैयारी होती थी, तो वो आपकी एक आदत बन जाती है, वन। दूसरा यार ये है कि मल्टीटास्किंग जो है ना, इट बिकम्स योर हैबिट, कि आपको आदत होती है। तीसरा ये कि फेथ मेरी ना, ये जिस तरह मैं अभी आपके सामने खुली डुली चीजें क्यों बोलता हूँ, राशिद क्यों खुला डुला बोलता है, तनवीर क्यों बोलता है, आप सीधा बोलते हो शादाब, रीजन ये कि हमारी अलमारियों में कोई स्केलेटन्स नहीं है, देयर आर नो स्केलेटन्स टू हाइड।
तो ये जो आपको एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, देन ऑब्वियसली यू वर्क। और मेरा ये है कि यार वर्कहॉलिक हूं मैं, इसको कोई अल्कोहलिक ना समझ ले, वर्कहॉलिक ये डॉक्टर साहब पूरा रिकॉर्ड होगा, ये पूरा रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड हो जाए, कोई मसला। एक और चीज मैं पूछूंगा, अगर डॉक्टर साहब आप काम कर रहे थे, मैं आपको देख रहा हूँ, गेम ऑन है, चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, फिर अचानक इतना बड़ा आपको मेंटल ट्रॉमा मिला है, कैसे पता लगा, फिर आपने कैसे उसको एब्जॉर्ब किया, फैमिली आपके वालिदैन की सपोर्ट होगी, कैसे फिर आप आगे चले? यार ये जरूरी है, ये आप लोगों को भी शायद काम आए। एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में एक टिंज ऑफ एरोगेंस थी, ठीक है ना, वो सक्सेस के, और मेरी जो प्रायोरिटीज थी वो ये थी कि पीटीवी में आगे कैसे बढ़ना है, स्क्रीन पे आगे कैसे आना है, यू नो, दीज वर द थिंग्स। जिस वक्त ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, मुझे एक हुआ था निमोनिया उससे पहले, तो मेरे यहाँ पे डॉक्टर्स ने मिस कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि नहीं यार ये ठीक है, ये डॉक्टरों को हो जाता है, तुम पेशेंट्स देखते हो उस वजह से हो गया, एंटीबायोटिक्स दी वो ठीक हो गया। मैं गया, हमारे होते थे एमडी जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी थे, अहमद नवाज सुखेरा, जो आजकल कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर तुम बहुत मोटे हो और मैं तुम्हें नहीं बैठने दूंगा, इयन चैपल, ग्रेग ये आ रहे हैं, अपना ब्रायन लारा और विवियन रिचर्ड्स, तो तुम अपने आप को पतला करो, जस्ट लाइक दैट, जो एक नहीं वो शुगर में उन्होंने मुझे कहा। सो मैं बाहर आया एंड दैट वाज इट। अच्छा 3-4 दिन के बाद मैंने नोट किया कि मैं वजन लूज कर रहा हूँ। अब आप हैरान हो गए वो वजन लूज कितना हो रहा था, वो 4 kg एवरी सेकेंड डे वजन लूज हो रहा था। सो 108 kg से बाय द जिस वक्त मैं ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा था, चैंपियंस ट्रॉफी कंप्लीट करके, तो मैं 61 kg का हो चुका था, ठीक है, डिजीज इतनी ज्यादा हो चुकी थी। अब आओ आप कैंसर का एक वर्ड, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो वो जब एक वर्ड आता है ना, उसमें पहले तो डिनायल आता है कि आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं वो यार ये रात को मैंने क्या ख्वाब देखा, उसने मुझे कह दिया तुझे कैंसर है। थोड़ी देर के बाद रियलिटी होती है कि नहीं यार ये तो है, ठीक है ना। सो दैट वाज द रीजन कि वो आप बिल्कुल रैक हो जाते हो, फिर आपको ना होता है एक डिनाइल में चले जाते हो, फिर फ्रस्ट्रेट होते हो। उसके बाद फिर आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या गिव इन कर दो और या आप इससे फाइट करो। इसमें मेरे वालिद साहब जो कि खुद बहुत बीमार हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, 85 साल उनकी उम्र है, उन्होंने मुझे एक बात की थी, उन्होंने कहा मैं ये ना तेरे मुंह से सुनूं, तेरे मैं 47 साल का, कहते मैं ये सुनूं कि वेल स्पेंड 47 और आगे हम इसको लड़ लेंगे। सो दैट वाज इट। एंड देन मुझे उन्होंने एक और क्रिकेट के उससे कहा, उन्होंने कहा यार आखिरी गेंद पे अगर 12 रन भी रहते हुए तो चांस नहीं कि नो बॉल हो जाएगी और एक छिक्का और लग जाएगा। सो जब 18 रह जाए तो फिर हम मैच हारेंगे। सो दैट इज द अप्रोच। और मैं ये सारों को कहूंगा यार आजकल की मॉडर्न ऑन्कोलॉजी में बहुत बेहतरी आ चुकी है, ये यहाँ से आपको सेल्फ बिलीफ और अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये मैं बात नहीं कर रहा, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो पेन है थ्रेशोल्ड आप खुद बढ़ाते हो, जैसे ये प्लेयर्स हैं आपके आसिफ, ये तनवीर हो गया, या ये कि ये पहले 4 ओवर करता होगा तनवीर, फिर ये 6 ओवर करने लग गया, फिर 8 ओवर करने लग गया, फिर 12 ओवर एक स्पेल में। सो दैट इज हाउ यू मेक योर एंड्योरेंस। और डर किस चीज का यार, जो मेरी चीज मेरे हाथ में ही नहीं है। आपको पता है कि आपने कब जाना है, सो व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड अबाउट द इनटैंजिबल्स। टैंजिबल पे बेहतरी करें, लेकिन इसने मुझे बेहतर इंसान जरूर बनाया, झटका बहुत बड़ा था ये। और मैं ओपनली सारों के सामने कहता हूँ कि बहुत सारी मेरी प्रायोरिटीज बदल गई, पहले और थी अब और हो गई हैं कि यार किसी के, वो ठीक है कि सच बात करो, किसी को हर्ट ना करो, किसी से मुकाबला ना करो, कि अल्लाह ताला अगर जिंदगी दे सकता है तो फिर और कुछ भी दे देगा आपको, इफ यू डिजर्व इट। सो ये वाली चीज डॉक्टर साहब, इसीलिए मुझे काफी लोगों ने बोला कि एक बंदे ने मुझे पता क्या बोला कि यार तू इतना खुला डुला बोलता है, इतना खुला डुला ना बोला कर, अपने घर पे भी देख, अपनी फैमिली को भी देखा कर, बाद में तुझे पता चलेगा। कितनी बातें इस किस्म की मुझे सुनने को मिलती है यार। इसमें घर के अलावा अगर आप एजेंडा के अलावा, अगर आप एजेंडा के अलावा, हाँ, अगर आप एजेंडा के अलावा बात करते हो, एजेंडा नहीं होता तो आई सी नो रीजन कि आप ना करो। डॉक्टर साहब हमारा तो कोई एजेंडा ही नहीं होता, हम तो सीधा सीधा बोलते हैं, बस जो समझ सीधा होता है बोलते हैं। आपका एजेंडा नहीं, आपका डंडा होता है, वो डंडा लेके रहते हो। चले शादाब ये और आसिफ ये तनवीर घर में भी ऐसे ही बोलता है? नहीं, घर में आवाज नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरी वाइफ से पूछे ना, ये तो मेरी वाइफ से पूछे ना, हमने परसों ही देखा है, बताएगी। हमने परसों ही देखा है, मैं और शादाब दोनों साथ थे
इनके घर पे थे, इन्होंने बड़ी दावत की। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद ये दोनों आपसे सवाल करेंगे। एक साहब आपके साथ ये कॉट बिहाइंड का सिलसिला क्या है? क्योंकि राशिद लतीफ साहब ने तो आप पे डाल दिया कि डॉक्टर साहब मुझे छोड़ के लंदन चले गए, रिजाइन करके बैठ गए, हमने भी पीटीवी छोड़ दिया, फिर इमाद का फोन आया, फिर ये क्या? और राशिद लतीफ अच्छा क्वेश्चन पूछा आसिफ। मैं एक तो मेरी राशिद से ना 30 साल की दोस्ती है, और राशिद लतीफ उन चंद खिलाड़ियों में से ये दो भी वो उस तरह के सामने बैठे हैं कि जो के क्रिकेटर नहीं है, इंसान भी है। ठीक है ना, मैं बड़ा ब्लंटली कहूंगा। सो हुआ ये कि राशिद ने, आपको पता है कि कराची क्यों छोड़ा था? हमने तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वो आएगा, फ्लाई करेगा, 5 स्टार होटल में रहेगा, प्रोग्राम करेगा, वापस चला जाएगा। मैं जिस वक्त बीमार हुआ एंड ही गॉट टू नो कि मुझे नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा कैंसर हुआ, सो दैट वाज द मोटिवेशन कि उसने अपना कराची छोड़ के वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ पूरी फैमिली को लेकर। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी मेरे साथ कितनी ये उसकी बड़ाई है। ठीक है, वन। दूसरा, ये जो आप कॉट बिहाइंड का, ये भी आपको मैं सीन सुनाता हूँ। ये हुआ ये कि मुझे जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो मुझे स्क्रीन से बैन कर दिया गया, क्योंकि एक जो साबिका वज़ीर आज़म है उन्होंने मेरी तारीफ की हुई थी ऑन एयर, तो वो उसको एक्सप्लॉइट किया गया कि जी ये उस पार्टी का है। ठीक है ना, तो मुझे जब बैन कर दिया गया तो राशिद को ये चीज पसंद आई नहीं, और मैं चला गया वलायत। राशिद ने पीछे से रिजाइन कर दिया, उनको मना के दोबारा लाया गया। तो राशिद ने मुझे कहा कि यार स्क्रीन पे अगर तू नहीं आएगा ये तो हो नहीं सकता। तो फिर उसने कॉट बिहाइंड शुरू किया, और वो एक्चुअली मेरे लिए शुरू किया। सो दैट इज के ये अब आप देख लो कि एक इंसान अभी आपके हमारे सामने तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन आई जस्ट कांट, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता यार अल्फाज में। वो एक अजीबोगरीब इंसान है, वो एक फलसफा है पूरा जिंदगी का, उसको लोग शायद समझ नहीं पाते। यही मैं तनवीर के मुतल्लिक कहता हूँ कि लोग समझ नहीं पाते। ये रिफ्लेक्शन है, मिरर रिफ्लेक्शन, जो अंदर से है वही बस बाहर है, खा करके बात कर दी। तो मेरे ख्याल में राशिद का ये रीजन था। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जितना शादाब कबीर और मैं एक साथ रहे ना, मेरे ख्याल में जितना शादाब कबीर मुझे समझ चुके हैं शायद कोई भी नहीं समझ चुका। 10-12 साल तो हम साथ रहे हैं। किसने किसको भुगता है? शादाब से मैं पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली बात है डॉक्टर साहब। चले शादाब निकालो पर्चा। चले डॉक्टर साहब, आपका टाइम हमने बड़ा लिया हुआ, इसमें छोटा सा कि हमने सोचा था बात करेंगे आपसे। अगर आपको एक और लाइफ मिलेगी तो आप वांट टू बी डॉक्टर और क्रिकेटर? क्रिकेटर। गुड। कौन सा प्लेयर आपको, सचिन या इंजमाम बेटर? इंजमाम, not कि he's a Pakistani, इंजमाम because of his versatility. Good. आपके कॉट बिहाइंड में राशिद लतीफ या शोएब अख्तर? राशिद लतीफ। वन एंड ओनली। एज ए कैप्टन आप किसको समझते हैं ज्यादा, धोनी या रिकी पॉन्टिंग? महेंद्र सिंह धोनी। गुड। और कमेंट्री में से सुनील गावस्कर या रवींद्र राजा? ओह खुदा का खौफ करें यार, नो मैच। सुनील गावस्कर। अच्छा सर, अब ये बताइए गेम ऑन है या कॉट बिहाइंड? कॉट बिहाइंड। गुड। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो तो आप चीफ सेलेक्टर किसको रखेंगे? मोइन खान, इंजमाम उल हक या आमिर सोहेल? इन तीनों को नहीं रखूंगा। किसको रखेंगे फिर डॉक्टर साहब, ये भी तो बताएं। राशिद लतीफ। वो तो सर कोचिंग में आ रहे हैं। हाँ, मैंने तो कोचिंग में डाला है उनका नाम। नहीं, और कोचिंग में आप राशिद भाई, यूनुस या मोहम्मद अकरम? यूनुस खान। मोहम्मद सही है अकरम सर। वो है डायरेक्टर एकेडमी, डायरेक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो बहुत अच्छा है यहाँ से, वो तगड़ा है। He knows the man management skills, human resource. तो यूनुस खान ग्राम का आदमी। और सर खाने में क्या है आपका, बिरयानी या पाया? यार पहले तो मैं खाना डाला करता था, अब तो दोनों खा नहीं सकता, लेकिन बिरयानी। गुड। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। बस क्वेश्चन तो बहुत सारे आपसे करने के दिल चाहता है करता रहे। ये तो आपने बड़े आसान से पूछे हैं, मैं तो मुश्किल वाले समझ रहा था। नहीं डॉक्टर साहब, मजा आता है आप पूछते किसान मानी है वसीम खान। कॉट बिहाइंड या फिर आपका ये मेमोरेबिलिया जो आपने जमा किया? मेमोरेबिलिया। ओह, यहाँ फैसला हो गया कि आप शौक
का कोई मोल नहीं है। ये इसके बारे में बताइए, ये आपने जमा किया है, अब ये शायद आप यार ये पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा है आप। ये पाकिस्तान में नहीं है, दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट पर्सनल कलेक्शन क्रिकेट की, वर्ल्ड लार्जेस्ट। ओह अच्छा। इसमें ये मेरे पास चार्ली बैनरमैन का वो बैट भी जैसे पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर हुई थी 1876 में, ये जो पीछे लगा हुआ है, ठीक है ना। सो उसमें यार ये है कि इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था, मुझे शौक था, मैं अपने रिजल्ट कार्ड भी रखता था, और इतना मेरी ऑब्सेसिव पर्सनालिटी थी, क्लास में जो शॉर्पनर शार्पन करते हैं ना, तो वो जो छिलके निकलते थे वो कोट की जेब में डाल लेता था, डस्टबिन में नहीं डालता था। सो पोजेशन की ये हालत थी कि ये मेरी चीज है। सो उसमें ऑब्वियसली तब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैं ये 7 रुपए का मैगजीन आता था रियाज अहमद मंसूरी का क्रिकेटर, जिसमें बाद में मैंने लिखा भी, तो वो क्रिकेटर इकट्ठे करने शुरू किए। फिर यहाँ पे 3 डे मैचेस बहुत होते थे, पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी, तो मैंने जाना फर्स्ट क्लास मैचेस में जाना, तो वहां पे सिग्नेचर्स करवाने शुरू किए। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस। फिर मुझे इंसेंटिव बेस अब्बा ने कहना शुरू किया कि तुझे ये किताब महंगी है, अच्छा ये ले दूंगा अगर ये रिजल्ट आएगा तो फिर वो पीरियड आया जिसमें इंसेंटिव बेस था। एंड देन मैं जब पाकिस्तान टीम के साथ और फिर बाहर जाना शुरू किया, सो ऑब्वियसली वहां पे मुझे आप हैरान हो गए कि यार वसीम अकरम का 400 विकेट बॉल जो है वो मुझे वसीम अकरम ने खुद दिया, और जो वकार यूनिस का 300 विकेट बॉल है वो वकार ने मुझे खुद दिया। जुल्फकार अहमद साहब अल्लाह बख्शे अपना सारा मेमोरेबिलिया मुझे दे के चले गए। वो हुआ ये कि उनको ये समझ आ गई कि ये प्रिजर्व रहेगा, ये कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। फिर बाद में ब्रॉडकास्टिंग से जब पैसे बड़े लंबे चौड़े आए, प्रैक्टिस बहुत चली, तो देन आई गॉट इनटू सीरियस बाइंग ये ऑक्शन से। सो उसमें सर डॉन ब्रैडमैन का वो वाला बल्ला जो 334 किया हुआ है, जिसमें से पहला 100 हुआ था, वो बल्ला मेरे पास है, 234 लॉर्ड्स वाला मेरे पास है। सो फिर वो ये वाला शौक आ गया, स्टोडार्ट की कैप, और वो फिर उस तरफ निकल गई बात। तो लोग इसको एहसाना शौक कहते हैं, डेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लेकिन मेरी ये जिंदगी, और आखिरी बात बताऊंगा जो बड़ी इमोशनल है। एक टाइम आया मेरा ये ट्रीटमेंट बड़ा महंगा हो रहा था। सो एक टाइम आया, मैंने अपने वालिद को कहा, मैं कहा अब्बा जी मेरा ख्याल है अब आप प्रॉपर्टी बेचने की तरफ ना जाए, बेहतर ये है कि मैं अब ये थोड़ा मेमोरेबिलिया बेच देता हूँ। तो मुझे कहते हैं यार मेमोरेबिलिया बेचते हैं तो वैसे ही मर जा। So that is the sensitivity of my cricket collection. अब मैंने शदाब कबीर का भी सिग्नेचर रखा हुआ है, तनवीर का भी सिग्नेचर रखा हुआ है। सर मैंने फिजिकली देखा है वो आपका पूरा आपका घर में आपने नए वाला नहीं देखा। चले अब डॉक्टर साहब आपके घर के बाद शादाब और तनवीर इन बातों के बाद अब बस इस बात को यही खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब शर्ट वगैरह रखी हुई है आपने, टेस्ट मैचेस की शर्ट, टेस्ट मैचेस या वनडे की शर्ट्स वगैरह रखी हुई है आपने? बात सुने इस प्रोग्राम को चले पाकिस्तान टीम की टेस्ट की शर्ट मैं दे दूंगा अपनी। जिंदाबाद। वैसे आपको मैं अगर आपको मैं परेशान करूं तो मेरे पास सर WG ग्रेस साहब की टोपी भी है और बेल्ट भी है। अच्छा वाली। चले हमारी शर्ट पक्की हो गई। चले डॉक्टर साहब प्रोग्राम को आप कंक्लूड आप करें, खत्म आप करें फ्री। यार खत्म मैं ऐसे करूंगा कि क्रिकेट सेवेंस और जो जेन्युइन क्रिकेट जो क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, उनमें से आज मेरे साथ 2 साहब मौजूद थे, एक तनवीर और दूसरा जो है शादाब। और ये मैं मुंह पे बात नहीं कर रहा, आसिफ को मैं हमेशा कहता हूँ, आसिफ जिस किस्म का एथिकल जर्नलिज्म कर रहा है वो इसकी जनरेशन में बहुत ही अब उसका फुकदान हो गया है। सो आई जस्ट वांट के ये जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, एक टेस्ट मैच भी जो खेले ना, दैट मीन्स अ लाइफ टाइम इनटू क्रिकेट। सो ये हमारे हीरोज हैं, नेवर काउंट। मैंने बहुत सारे जाहिल 50 टेस्ट मैच वाले देखे और बहुत काबिल एक टेस्ट मैच खेले हुए देखे। सो हमें ये पैरिटी खत्म करनी है और हमें अपने स्टार्स की इज्जत करनी है। और इसी तरह ये जर्नलिज्म में है, जैसे मैंने आज नाम लिया अपने उस्ताजा के, तो उम्मीद है कि हम लोगों की अगली आने वाली जनरेशन इन एथिक्स को अपने साथ रखेंगी। और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट के जिस तरह इस वक्त चलाई जा रही है तो अल्लाह ही हाफिज है, और मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पहुंच पाएंगे। सही है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।